हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 10वीं की उसकी अंतिम प्रहार सीरीज का पहला भाग। बच्चों, आप लोगों ने संस्कृत में यदि कुछ भी नहीं पढ़ा और संस्कृत में बोर्ड पेपर में पास होना चाहते हो तो इस सीरीज के सभी भागों को अवश्य देख लेना। आपका पास होना पक्का हो जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। पास तो 100% आप लोग हो जाओगे। इस सीरीज में अपन ने एक और नाम लिखा है संस्कृत में जीरो से हीरो, अर्थात आपको वाकई में जीरो से हीरो बनाने का प्रयास हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं आपको इसमें क्या क्या होगा। इस पार्ट में होंगे आपके पास समास, अव्यय, प्रत्यय, विलोम आदि, ये सब चीज़ें इस पार्ट में होंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में देखो, पहला प्रत्यय है क्यत। अब इसको हमको पहचानना कैसे है? यदि शब्द के अंत में तहा लगा है या फिर तम लगा है तब हम समझ जाएंगे ये कौन सा प्रत्यय है, क्यत। क्लियर? जैसे इसके बगल में उदाहरण लिखे हैं, पठितः, तो लास्ट में तहा लगा है यानी क्यत प्रत्यय हो गया। गतः क्यत प्रत्यय हो गया। लिखितम, तम लगाना तो क्यत प्रत्यय हो गया। दूसरा प्रत्यय है तब्यत। तो तब्यत को हमें पहचानना है लास्ट में तब्य लिखा हो। जैसे कर्तव्य तो लास्ट में ब्या लिखा है, पठितव्य में भी तब्य लिखा है और लिखितव्य में भी तब्य लिखा है। तीसरा प्रत्यय है अनियर। तो अनियर में आपको ध्यान देना है, अनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनीय। जैसे पठनीय, स्मरणीय, लिखनीय, ये सब जो हैं लास्ट में देख रहे हैं आप, अनीय 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 आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा? अनियर। क्यत बतु सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। इसके लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो वान हो या फिर वती। जैसे पठित वान, तो लास्ट में वान लगा है यानी क्यतवतु प्रत्यय है। हसित वान, वान लगा है, क्यतवतु प्रत्यय है। कृतवती, वती लगा है तो क्यतवतु प्रत्यय है। ठीक है। एक शब्द पूछा जाता है गुणवान, तो गुणवान में भी वान लगा है लेकिन उसमें क्यतवतु प्रत्यय नहीं है, वो अलग है। वो आपको अभी लास्ट में बता दिया जाएगा, आगे चल करके मिलेगा वो किस में है। क्लियर? तो गलत नहीं करना है। गुणवान में भैया मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि क्यतवतु प्रत्यय नहीं है। अब आगे देखो तुमुन। तो तुमुन में अंत में क्या होना चाहिए? तुम। पठितुम, हसितुम, गंतुम, जेतुम, नेतुम। यहाँ पर ये वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो अभी तक पेपरों में आ चुके हैं। अगला प्रत्यय है छठवां क्यत्वा, सबसे सरल है। इसमें लास्ट में क्या होता है? त्वा। जैसे पठित्वा, गत्वा, हसित्वा। ठीक है। अब आ जाता है हमारा 7 नंबर पे प्रत्यय है ल्यप। तो ल्यप में क्या होता है? या होता है। क्या होता है? या। अंत में क्या होना चाहिए? या। तो इसके उदाहरण हैं आदाय, प्रदाय, प्रणम्य, गत्य, ऐसे बहुत सारे हैं। और पिछली बार के एग्ज़ाम में खाली स्थान में आया था आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो इसका आंसर हो जाना है ल्यप। समझ में आ गए? ये अपने थे कितने यहाँ पर? 7 प्रत्यय। अपन टोटल मिलाकर के 13 या 14 प्रत्यय हैं, वो सब पढ़ेंगे। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्यत प्रत्यय। तो क्यत में क्या है? अंत में तहा। जैसे पठितः, गतः। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है तम। अब देखो, तम और तुम में अंतर है। अगर हमें शब्द के अंत में तम आता है, क्या आता है? तम, तो कौन सा प्रत्यय है हमारा? क्यत। लेकिन अगर तुम आता है तो तुमुन, तब्य आता है तो तब्यत, अनीय आता है तो अनीयर, वान आता है या वती आता है तो कौन सा है? क्यतवतु, तुम आता है तुमुन, त्वा आता है क्यत्वा, और या आता है तो क्या हो गया? ल्यप। क्लियर हुआ? चलिए अब आप लोगों से रिवीजन करा रहा हूँ। पठितः कौन सा प्रत्यय? क्यत। लिखितः कौन सा? क्यत। गतः कौन सा? क्यत। हसितः कौन सा? क्यत। वदितः कौन सा? क्यत। अंत में क्या आ रहा है? तः। क्लियर हो गया? अब पठितव्य, तब्य, आपने क्या देखा? तब्य, तो तब्य आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है? तब्यत। पठनीय क्या आ रहा है? पठनीय, ई आ रहा है, और ई आ रहा है तो कौन सा है? अनियर। पठितवान क्या आ रहा है? वान। फिर से सुनो, पठितवान, तो क्या आ रहा है? वान। वान आ रहा है यानी कि क्यतवतु प्रत्यय। पठितुम, शब्द पे ध्यान दें, पठितुम क्या आ रहा है? तुम, तो तुम आ रहा है तो तुम यानी तुमुन। पठित्वा क्या आ रहा है लास्ट में? त्वा,
त्वा आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय, क्यत्वा। आदाय लास्ट में क्या है, या। अनिये, अनिये में भी लास्ट में क्या है, या, लेकिन आपको वो ई लगा है, यहाँ पर केवल या है। अब देखते हैं अपन, ल्यप प्रत्यय तो हो गया था अपना। अब आता है अगला सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय में लास्ट में या तो अन होता है या फिर अत होता है। याद रखना, इसमें लास्ट में अपन को हलंत जरूर होगी, जैसे ना लिखा है। अब देखो गच्छन, क्या लिखा है, गच्छन, तो ना छोटा लिखा, उसके नीचे देखो हलंत लगी है। तो गच्छन, पश्यन, हसन, लिखन, बदन, ऐसे जो प्रत्यय आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सत्र होते हैं। समझ में आ गया। गच्छन में कौन सा प्रत्यय, सत्र। पश्यन में कौन सा, सत्र। हसन में कौन सा, सत्र। लिखन में कौन सा, सत्र। लिखत भी अगर आ जाए तो भी क्या है, सत्र। अब आते हैं अपन सानच पर। तो सानच की सबसे अच्छी पहचान है मानह शब्द आता है। क्या आता है, मानह। तो मानह हमने देखा और क्या आप सीधे पहुंच गए काय पर, सानच पर। यहाँ क्या लिखा है, सेव मानह, लास्ट में देखो क्या लिखा है, मानह। तो सेव माना में कौन सा प्रत्यय है, सानच। और सेव माना कई बार पेपर में आया है। फिर आगे देखते हैं त्वा प्रत्यय। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। त्वा प्रत्यय को हम पहचानेंगे, उसके अंत में क्या होगा, त्वम। जैसे महत्वम, लघुत्वम, देवत्वम, अंत में क्या आ रहा है, त्वम। फिर आते हैं अगला प्रश्न, मुतुप। कौन सा प्रत्यय है, मुतुप। तो मुतुम को कैसे पहचानेंगे, अंत में होगा वान या फिर मान। तो वान का आपको केवल एक ही याद करना है, वो भी गुणवान। ठीक है, हमने वहाँ बताया था ना क्यतवतु में कि वहाँ पर क्या होगा, गुणवान में आपको क्यतवतु नहीं लगाना है। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, मुतुप। और ये पेपर में कभी कभार गलती हो जाती है बच्चों से कि गुणवान आ जाता है और उनके दिमाग में रहता है कि वान लगना है तो क्यतवतु प्रत्यय होगा, तो वो लगा देते हैं। तो वान में हमें यहाँ पर गुणवान में कौन सा लगाना है, मुतुप। शक्तिमान, तो शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है, मुतुप। अब ये जो 12वां और 13वां है, ये दोनों हमारे स्त्री प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं, स्त्री। तो स्त्री प्रत्यय में यहाँ पर है पहला टाप। क्या है, टाप। तो टाप में हमें पहचानना है कि बड़ा आ की मात्रा लगी हो। क्या की मात्रा लगी हो, बड़ा आ। ठीक है, जैसे अजा, छात्रा, बाला, माला, ये सब शब्द जो हैं आए हुए शब्द हैं। ठीक है, अजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप। बाला में कौन सा प्रत्यय है, टाप। माला में कौन सा प्रत्यय है, टाप। छात्रा में कौन सा प्रत्यय है, टाप। अब देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं बिमला, कमला, तो लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा आ, तो कौन सा प्रत्यय होगा, टाप। अब देखो डीम्प, क्या देखना है, डीम्प। डीम्प जो प्रत्यय है, इसकी पहचान करेंगे यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो। क्या की मात्रा हो, बड़ी ई की। जैसे कुमारी, दात्री। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ये दात्री एक बार पेपर में आया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये थे आपके कितने, पूरे के पूरे लगभग इन्हीं प्रत्ययों में से आपका 2 या 3 नंबर का पेपर में आना है, तो बन जाएगा। अभी आप परेशान मत हो। अंतिम प्रहार जो सीरीज़ चल रही है, इसके अपन दूसरे, तीसरे या चौथे पार्ट तक पहुँचते पहुँचते मैं आप लोगों का सीधा जैसे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, पेपर ही पुराने वाले 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार 4 सालों के पेपर को आपको रिवीजन इसी प्रकार से कराऊँगा। ठीक है, चलिए रिवीजन करना है तो जल्दी से अपन को आपको याद करा दें। आपको ध्यान देना, यदि लास्ट में क्या होता है, या होता, छोटा या, तो क्या होता, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अगर लास्ट में अन होता तो सत्र प्रत्यय, माना होता तो सानच प्रत्यय, त्वा होता, ये त्वम होता तो त्वा प्रत्यय, मान होता तो मुतुप प्रत्यय, बड़ा आ होता तो टाप और बड़ी ई होता तो डिम्प। अब आ जाते हैं अव्यय। अव्यय आपको बड़े आसान हैं, 2 नंबर के तो पक्का आते हैं पेपर में। अव्यय में आपको केवल याद रखना है कि ये शब्द अव्यय है, बस और कुछ नहीं। जैसे अद्य, अद्य का क्या है, आज। तो आपको ज़रूरी नहीं है पेपर की दृष्टि से कि आप इसका अर्थ लिखो, बिल्कुल मत याद करो अर्थ। अगर आप तो केवल इन शब्दों को एक बार देख लो कि आप पहचान जाओ कि हाँ यार ये हमने अव्यय में देखा था। अद्य अव्यय है आपका, अपि अव्यय है, चा अव्यय है, स्वः अव्यय है, ह्या अव्यय, उच्चय अव्यय, शनैः शनैः अव्यय, अत्र अव्यय, तत्र अव्यय, यत्र अव्यय, कुत्र अव्यय, यदा अव्यय, तदा अव्यय, कुतः अव्यय, सहसा अव्यय, वृथा अव्यय, अधुना अव्यय, सर्वदा अव्यय, इव अव्यय और एव अव्यय। तो ये हैं आपके क्या, अव्यय।
बस इन शब्दों को 17-18 जितने भी शब्द दिख रहे हैं केवल दिमाग में ये बैठा लेना कि ये अव्यय हैं। समझ गए बात। अर्थ मैंने उन बच्चों के लिए लिख दिया है जो बच्चे थोड़ा सा ठीक ठाक हैं, तो जो ठीक ठाक है उनको तो अव्यय पहले से ही आते हैं। ठीक है, चलिए ये पक्का है कि 2 नंबर का आता है पेपर में। कैसे आता है वो भी अभी बता रहा हूँ, किस प्रकार से आता है। तो चलो एक बार फिर से। अद्य मतलब क्या होता है आज, तो अद्य हमारा क्या है अव्यय। अपि यानी क्या होता है भी। चा यानी और होता है। स्वा यानी आने वाला कल होता है। या यानी बीता हुआ कल होता है। उच्चय मतलब होता है जोर से। सने सने यानी कि धीरे धीरे। अत्र यानी यहाँ। तत्र यानी वहाँ। यत्र यानी जहाँ। कुत्र यानी कहाँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र और सत्र, इनमें से पूछ देता है कौन सा प्रत्यय नहीं है। तो यत्र हमने देखा, तत्र हमने देखा, सर्वत्र देखा और लास्ट में क्या सत्र। सत्र हमने यहाँ पे देखा ही नहीं। ठीक है, सत्र छोटा सा और त्रा। तो ऐसी गलतियाँ पेपर में 2 प्रकार से पूछा जाता है कि एक सब वाक्य दे दिया जाए, इसमें अव्यय कौन सा है, या हो सकता है 4 अव्यय दे दिए, मतलब 4 शब्द दे दिए, उनमें से 3 तो अव्यय होंगे और चौथा 3 अव्यय होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो अव्यय नहीं होगा। तो ऐसे पूछा जाता है। अभी आपको प्रश्न बता रहा हूँ। फिर कहाँ तक बता दिया था, यत्र यानी जहाँ, तो कुत्र यानी कहाँ, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कुता यानी कहाँ से, सहसा मतलब होता है अचानक, अधुना, अधुना यानी अब, सर्वदा, सर्वदा यानी क्या होता है हमेशा, एव, एव यानी होता है करने वाला, एव, एव यानी कि होता है ही। अब आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं कि पेपर में किस प्रकार से आते हैं। जैसे अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य रविवासरः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययः अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो आप पहचान गए अद्य। ठीक है, दूसरा देखो, अहम आपणम अपि गच्छति। तो अपि शब्द आ गया, बस अब इसका अव्यय क्या है अपि। समझ गए बात। मितम चा सारम चा बचो ही वाग्मिता। तो इसमें अव्यय क्या है चा। बात समझ में आई। कक्षपः शनैः शनैः चलति। तो इसका अव्यय क्या है शनैः शनैः। चलिए ये है, जल्दी जल्दी से आप लोग अब इसके आंसर आपको देना है। विद्या माता एव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो विद्या माता के समान रक्षा करती है, इस वाक्य में अव्यय है। देखो आपको बताया था, इसी प्रकार से आपके पेपर में आने वाले शब्द मतलब जो वाक्य हैं इसी प्रकार से आएंगे प्रश्न अव्यय से संबंधित। तो आशा करता हूँ सबके आंसर आ गए हैं। एव बिल्कुल सही। कच्छपः शनैः शनैः चलति। देखो अभी बताया था मैंने, कच्छपः शनैः शनैः चलति। आप लोगों का आंसर क्या है शनैः शनैः, बिल्कुल सही है। सदाचारः एव परमो धर्मा। तो इसमें देखो सदाचार तो अपन ने पढ़ा नहीं है, परमो धर्मा अपन ने पढ़ा ही नहीं है। अब बचा क्या एव। एव बिल्कुल देखा है अव्यय में। ठीक है, तो ये एव क्या है अव्यय है। अगला अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय है स्वः। समझ गए बात। तो आप लोगों से सबसे ये अव्यय क्या होने लगे हैं अब बनने लगे हैं। और भी बहुत सारे अपन प्रैक्टिस करें, करना चाहते हो। अव्यय क्लियर हो गया। चलो एक बार फिर से देखो कौन कौन से अव्यय थे। अपन ने अद्य देखा, कुत्र देखा, यत्र देखा, तत्र देखा, और यदा देखा, तदा देखा, और सर्वदा देखा। और कौन कौन से देखे हैं शनैः शनैः, उच्चय, ये सब अव्यय अपन ने क्या किए हैं देखे हैं, पढ़ लिए। चलो फिर से पूछें, अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। बताइए। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल। तो क्या है इसका आंसर स्वः। अव्यय अपने कंप्लीट होते हैं। अब देखें, अब आ गए हैं अपने क्या पर्याय शब्द यानी पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी 2-2 नंबर के हैं। ये देखो 2 नंबर का पर्यायवाची, 2 नंबर का अव्यय, 2 या शायद 4 नंबर का प्रत्यय, इस प्रकार से आते हैं। तो बनम, तो बनम का जो पर्यायवाची है काननम अरण्यम। ठीक है, कांतारम भी होता है, काननम अरण्यम, 2 अपन ने याद कर लिए। फिर दूसरा यहाँ पर है जलम। तो जलम का है बारी नीरम। ठीक है, फिर आता है तीसरा है पवनः। तो पवनः का है वायु समीरः। पवन यानी हवा होती है। हाँ, सखा, सखा का है मित्रम साथी। ठीक है, फिर आता है ग्रहम। तो ग्रहम का है भवनम सदनम। ग्रहम का क्या है पर्यायवाची भवनम सदनम। ठीक है, हाँ। फिर है छठवां है अपना नेत्रम। तो नेत्रम का है रजनी निशा।
ये तो गलत हो गया भाई, नेत्रम का है, सॉरी इसको थोड़ा सा आप लोग गलत लग गया, इसको सही करना। ये रात्रि का है रजनी निशा, नेत्रम का होता है नयनम चक्षु, ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई। अब मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, नेत्रम का क्या है, नयनम चक्षु, ये गलत हो गया, ठीक है। नेत्रम का आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से, नयनम चक्षु। लोचनम भी होता है, नयनम लोचनम चक्षु, ठीक है। और ये जो रजनी और निशा है वो रात्रि का लिख गया, किसका लिख गया है, रात्रि का लिख गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना आप। चलो ठीक है, मैं अब सही करा दे रहा हूँ। नेत्रम, नेत्रम का क्या हो गया, नयनम चक्षु, और ये रजनी का निशा जो है रात्रि का है। चलो पक्षी का, तो पक्षी का हो गया खगा बेहगा। आकाश का तो गगनम अंबरम। प्रस्तरा यानी कि पत्थर जो होता है, पत्थरा का होता है पाषाण और प्रस्तरा। तालाब का होता है तड़ागा सराह, ये बहुत सारे लिख दिए, सरोवरा जलाशया। सर्पा, सर्पा का होता है नागा विषधरा। आम्रम, आम्रम का कई बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो इसमें आम्रम का ही है। आम्रम का आपको अच्छे से याद कर लेना, हर एक बच्चे को आम्रम का ये याद होना चाहिए। आम्रम का पर्याय है रसालम, पिकबंधु, फल श्रेष्ठ। अच्छा, पिकबंधु क्यों बोला गया है, पिक मतलब भैया यहाँ पर क्या होता है, काका कृष्णा, आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा, काका कृष्णा पिका कृष्णा, यानी कि क्या बोलते उसको, अरे यार कोयल। पिक बंधु यानी कि कोयल को ये बहुत पसंद है क्या, आम। पिक बंधु फल श्रेष्ठ, देखो फलों का राजा भी आम को कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए हैं पर्याय। तो पर्याय अपन ने 12 पर्यायवाची देख लिए हैं, लगभग इन्हीं में से आपके 2 पर्यायवाची आ जाने हैं। अब अपन इसके बाद देखेंगे कौन से, विलोम शब्द, ठीक है। चलिए, तो विलोम शब्द में देखें, सबसे पहले समीपम, समीप यानी होता है भैया पास, तो समीपम का विलोम होता है दूरम। दूसरा है सत्यम, तो सत्यम का क्या होता है असत्यम, सत्य मतलब सही और सत्य मतलब गलत। तीसरा है पुरता, पुरता का क्या है पृष्ठता, पुरता यानी सामने, पृष्ठता यानी पीछे। फिर चौथा है अधुना, अधुना का मतलब होता है नया, और पुरा, पुरा यानी कि होता है पुराना। उदया, उदया का मतलब क्या होता है उदय होना, और अस्त यानी होता है डूबना, ठीक है। तो उदया का क्या हो गया अस्तः। तो ये थे अपने कितने 5 क्या हो गए अपने विलोम। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते, फिर आगे के बताते हैं। समीपम, समीपम का क्या है दूरम। सत्यम, सत्यम का क्या है असत्यम। पुरता, पुरता का क्या है पृष्ठता। अधुना, अधुना का क्या है पुरा। उदया, उदया का क्या है अस्तः, ठीक है। हाँ, 1-2 ऐसे हैं जैसे कि संपत्तो, असंपत्तो का याद नहीं है हमने लिखा या नहीं लिखा। संपत्तो का क्या होता है विपत्तो, वो भी अपन को याद करना है। संपत्तो का विपत्तो, जो नहीं लिखे हैं वो आप, मैं भी बोल रहा हूँ उसको लिख लो। संपत्तो का विपत्तो। ग्रहणंती का मुंचंती, ये देखो अच्छे से आप, ग्रहणंती का क्या मुंचंती, ठीक है, मुंचंती, ग्रहणंती का मुंचंती, ठीक है। चलो, सज्जना, सज्जना यानी अच्छे लोग होता है, तो दुष्ट लोग को क्या बोला जाता है दुर्जना। स्वतंत्रा, स्वतंत्रा का क्या हो जाएगा परतंत्रा। दानवाय, दानवाय का क्या हो जाएगा मानवाय, ठीक है। सुलभा, सुलभा यानी कि होता है सुगम, तो दुर्लभा। समलम, निर्मलम। शीतम यानी ठंडा, उष्णम यानी गर्म। मित्रम यानी मित्रम यानी कि दोस्त, तो शत्रु यानी दुश्मन। दूषितम, तो दूषितम का शुद्धम, दूषितम यानी होता है गंदा, शुद्धम यानी कि साफ होता है। सार्थकम यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। निरर्थकम जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। बेला, बेला का क्या होता है अबेला। देखो अभी मैंने 2 बोले थे ना, वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कौन कौन से। संपत्तो, संपत्तो का आप लिख लीजिए विपत्तो। ग्रहणंती, ग्रहणंती का क्या लिख लीजिए मुंचंती, ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। सज्जना, सज्जना का दुर्जना। स्वतंत्रा का परतंत्रा। दानवाय का मानवाय। सुलभा का दुर्लभा। समलम का निर्मलम। शीतम का उष्णम। मित्रम का शत्रु। दूषितम का शुद्धम। सार्थकम का निरर्थकम। बेला का अबेला। संपत्तो का विपत्तो। ग्रहणंती का मुंचंती। सत्यम का असत्यम, ठीक है। क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको 2 नंबर इसमें क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, किसमें विलोम में। ये याद करना है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं समास परिचय। समास भी भैया 2, 3, 4 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, कितने नंबर के 4 के। सबसे हाँ, यहाँ एक बात और सुन लें, इसमें मैंने केवल वही शब्द लिखे हैं जो अभी तक पेपरों में आ चुके हैं या जाने की संभावना है।
ये जो पूरा का पूरा ये क्लास है ये भाई कमज़ोर बच्चों के लिए ही है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 0 से लेकर के हीरो तक। इसको पढ़ लोगे तो पक्का पास हो जाओगे। चलो देखो, अव्ययी भाव समास के बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल बार बार पेपर में आए हुए हैं। जैसे देखो, यथाशक्ति डायरेक्टली पूछा जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है, तो हम बताएंगे उसमें अव्ययी भाव। अगर इसका विग्रह पूछ दे तो शक्तिम अनतिक्रम में। फिर दूसरा है उपगंगम, उपगंगम का क्या है, गंगा या है समीपम। तीसरा है अनुरूपम, अनुरूपम का जो विग्रह है समास वो है रूपश्च योग्यम, ठीक है। तो फिर से देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे कहा समासा अस्ति, तो हम आंसर लिखेंगे अव्ययी भाव। और अगर ये पूछ दे यथाशक्ति इत्यस्मिन् समास विग्रह क्या लिखत, तो समास विग्रह में हम क्या लिखेंगे, शक्तिम अनतिक्रम में। क्लियर। तो ये 3 आप याद कर लीजिए फटाफट, यथाशक्ति, उपगंगम और अनुरूपम। यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम, उपगंगम का गंगाया समीपम, अनुरूपम का रूपश्च योग्यम। क्लियर। अब देखते हैं कर्मधाराएँ। कर्मधाराएँ में क्या होता है, ये 700-800 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आए हुए पेपर में हैं। नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधाराएँ, और इसका विग्रह क्या है, नीलम उत्पलम, ठीक है। घनश्यामः, घन एवं श्यामा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था घनश्याम। फिर है महाराजा, तो महाराजा का विग्रह है महान चा असो राजा, यानी महाराजा, ठीक है। सुपुरुषः, सुंदरः पुरुषः। कुराजा, कुत्सितः राजा। ज्येष्ठपुत्रः, तो ज्येष्ठः पुत्रः। विशाल वृक्षः, विशालः वृक्षः। कमलमुखम, कमलम एवं मुखम। ये थे भाई कर्मधाराएँ जो समास है, इसके आने वाले प्रश्न। अब इनमें भी मैं, ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे 7-8 ठो, जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपको 2-3 ये ऐसे हैं, जैसे घनश्यामः, इसको याद कर लीजिए, घन एवं श्यामः। महाराजा याद कर लीजिए, महान चासो राजा। और आप ज्येष्ठ पुत्र याद कर लीजिए, ज्येष्ठा पुत्र। क्लियर। चलिए अब देखो द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको पता है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, तो संख्या का बोध कराएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन 2-3 ये जो एग्जाम्पल हैं यही बार बार पेपर में आए हैं। सप्त दिनम, सप्त यानी 7, दिनम यानी कि दिन, तो इसका जो विग्रह बनेगा सप्तानाम दिनानाम समाहारा, ठीक है। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहारा। बस इतने से हैं, तो ये बार बार पेपर में आए हुए हैं, आपको याद हो जाएंगे। लास्ट में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की एक सबसे अच्छी पहचान है, आपको बता दें, सबसे लास्ट में जो अंतिम जो अक्षर होगा उसमें औ की मात्रा लगी होगी। क्या की मात्रा लगी होगी, औ की। तो आप पहचान जाओगे इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व। जैसे इसमें लिखा है राम कृष्णौ, तो औ लगा है। पार्वती परमेश्वरौ, औ लगा है। सीता रामौ, औ लगा है। पितरौ, औ लगा है। हरिहरौ, तो औ की मात्रा लगी सब में कि नहीं लगी, हाँ। और इसके विग्रह में क्या होता है, चा आता है, बीच में क्या आता है, चा। क्योंकि द्वंद्व समास वहाँ होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों जो शब्द हैं वो क्या है, बराबर प्रधानता लिए होते हैं, तो द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास का आपको पता है कि संख्यावाची। चलिए तो इसके विग्रह देख लेते हैं। रामकृष्णो, रामस्य कृष्णस्य। पार्वती परमेश्वरो, पार्वती चा परमेश्वरस्य। सीतारामो, सीता चा राम चा, ठीक है, या रामस्य चा। पितरो, माता चा पिता चा। और हरिहरो, हरि चा हरह चा। ये अपन ने पूरे लिख दिया। हाँ, अब यहाँ पर देखो पितरों की जगह पर एक शब्द आ जाता है मात पितरों। क्या आ जाता है, मात पितरों। अगर पेपर में मात पितरों शब्द भी आ जाता है तो आपको यही लिखना है, माता चा पिता चा। ये नहीं सोचना कि चलो सर ने तो ऐसा लिखा ही नहीं था, अब हम काय को लिखेंगे, तो माता चा पिता चा ये काय का हो जाएगा, पितरों का, ठीक है, पितरों का। और मात पितरों का भी यही हो जाएगा। चलो, तो अभी तक अपन ने जो समास पढ़ लिया आपको समझ में आए। द्वंद्व समास में हमें औ की मात्रा देखना है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची देखना है, कर्मधारा में पहला विशेषण देखना है, ठीक है। और क्या था, अव्ययी भाव का पहला अव्यय होता है, वो तो अपन को याद हो गया, 3 ठो है ही, अनुरूपम, उपगंगम और यथाशक्ति। चलिए आगे देखो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो आपको मालूम है कि तृतीय पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा। इसमें कौन सा होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, अलग से इसका अर्थ आता है। इसमें एक विवाद की स्थिति रहती है, दशानन। दशानन जो है बहुत सारे बच्चे 10 देख करके लगा देते हैं द्विगु में, आपको ये गलती नहीं करना है। दशानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलो, तो दशाननः, 10 आननानि यस्य सः, ये हो गया इसका विग्रह। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः। चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः। चतुर्मुखः, चत्वारि मुखानि यस्य सः, ये विग्रह है। अब देखो दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। पीताम्बर किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को।
चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? शंकर जी को यानी शिव जी को। और चतुर्मुखा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। क्लियर? चलो अब देखते हैं अपन क्या तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है वो कारकों पर आधारित होता है। इसको जल्दी अपन याद करें। ग्राम गतः, ग्राम गतः, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा ग्रामम गतः। इसमें कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष। बाण हता तो बाणेन हता, तृतीय तत्पुरुष। दीन दानम दीनाय दानम, चतुर्थी तत्पुरुष। चौर भयम चौरात भयम, पंचमी तत्पुरुष। पथ भ्रष्टा पथः भ्रष्टा, पंचमी तत्पुरुष। रोग मुक्तः रोगात् मुक्ता, पंचमी तत्पुरुष। राजपुत्रः राज्ञः पुत्रा, षष्ठी तत्पुरुष। जलमग्नः जले मग्नः, सप्तमी तत्पुरुष। कार्यकुशलः कार्ये कुशलः, सप्तमी तत्पुरुष। आकुशलः, देखो जहाँ पर आ लगा है और अगर उसमें तत्पुरुष समास होता है तो वो नन तत्पुरुष होता है। ये नन तत्पुरुष जो है तो इसका जो विग्रह होगा शुरू में ना लग जाता है, आ की जगह पे क्या लग जाता है? ना। आकुशला का क्या हो गया? ना कुशला। जैसे एक में शब्द यहाँ पर है नहीं, मैं बता रहा हूँ। असत्यम, क्या शब्द लिखा है? असत्यम। अब आ लिखा है और सत्यम लिखा है, तो आ लगा, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें नन तत्पुरुष समास है। अब इसका विग्रह क्या करोगे? ना सत्यम। वहाँ असत्यम लिखा है तो बस आ की जगह पे ना लगा देंगे, ना और सत्यम जो कहते हो। जैसे इसमें अकुशला में आ को की जगह पे क्या लिख दिया? ना और कुशला, तो ये हो गया नन तत्पुरुष। क्लियर हो गया? हाँ, इसमें अब अपन को कितने दिख गए हैं? 10 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं तत्पुरुष में? 10। तो 10 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दीनदानम। कौन है? दीनदानम, राजपुत्र और बाणहता। अब देखो लास्ट में अपन आ जाते हैं संस्कृत भाषा का निबंध। अंतिम प्रहार की जो दूसरी वीडियो होगी उसमें आपको मिलेगा कालिदास का निबंध। एक एक वीडियो में एक एक निबंध, मतलब देखिए पहले में आपको संस्कृत भाषा का निबंध मिल जाएगा, दूसरे में आपको कालिदास का निबंध मिल जाएगा और तीसरे में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा। मतलब बड़े क्वेश्चन में एक ला रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। संस्कृत भाषा के निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही याद कर लो कम से कम। अगर आपको ये तो याद करना ही करना है, कालिदास हो जाता तो अच्छी बात है। चलो, संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा देवभाषा इति कथ्यते। संस्कृत भाषा को देवभाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण सम्मत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो कैसी भाषा है? व्याकरण सम्मत भाषा है। संस्कृत भाषा तर्क सम्मत भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में क्या है? तर्क भी है। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। प्राचीन काले सर्वे भारतीयानां संस्कृत भाषाया व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। पुराने समय में सभी भारतीय लोग संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो हमारे पूरे भारत देश की एकता का प्रमुख आधार है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में लिखे हैं। चत्वारो वेदाश्च, वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेद भी काय में लिखे हुए हैं? संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की प्राणभूत भाषा है। संस्कृत भाषा संरक्षणम वयम संस्कृत पठनम प्रचारणम अवश्यम कुर्वन्। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए हम सब लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए और संस्कृत भाषा का प्रचार अवश्य करना चाहिए। सर्वे जना संस्कृत भाषां वदन्ति स्म। और सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो संस्कृत भाषा बोलें। क्लियर हो गया? तो संस्कृत भाषा का ये निबंध है, मैंने सिंपल से साधारण से शब्दों में आप लोगों को लिखा है ताकि हर एक बच्चे को क्या हो जाए? याद हो जाए। तो भाई पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पेपर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जो होगा देखा जाएगा। अंतिम प्रहार सीरीज अवश्य पूरी देख करके जाना। पार्ट 1 आपका यानी कि भाग 1 जो है वो कंप्लीट है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का। आशा करता हूँ कि अगर आप पूरे 2 या 3 जितने भी पार्ट हैं अंतिम प्रहार सीरीज संस्कृत के, अगर आप वो देख लेते हैं तो कोई भी बच्चा, देखना बस नहीं है भाई, सुन लो, याद भी करना है। जो चीज़ मैंने बोल दी वो याद भी करना है, ऐसा नहीं कि देख बोल लो। तो देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो 100% है कि आप संस्कृत में अच्छे नंबर लाने का मतलब आपके आ जाएंगे। क्लियर हुआ? मैं सभी विषय की ऐसी ही गणित की अंतिम प्रहार में भी आपको गणित का अंतिम प्रहार देख लेना, हिंदी का देख लेना, सबके अंतिम प्रहार करके आपको देख लेना है। ठीक है,
चलिए, धन्यवाद। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।